हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 176, 100 तथा 132 छात्र हैं। अधिक से अधिक छात्रों के समूह बनाएं जो प्रत्येक कक्षा में बन सके तथा प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या दिया है क्रमशः 220, 176, 132 छात्र हैं। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? अधिक से अधिक छात्रों के समूह बनाना है जो प्रत्येक कक्षा में बन सके तथा प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। तो जब भी क्वेश्चन में अधिक से अधिक बोले रहेगा तो क्या ज्ञात करना है? हमेशा मासा ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या ज्ञात करेंगे? मासा ज्ञात करेंगे। किसका किसका? 220, 176 और 132 का मासा ज्ञात करेंगे। अब मासा इससे पहले हम लोग भाग विधि से ज्ञात कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में भी और क्वेश्चन नंबर 6 में भी। तो वैसे ही यहाँ पर भी मासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 6, 7, 8 है तो यहाँ माइनस नहीं करना है आप लोगों को 6, 7, 8 का, डायरेक्ट इन तीनों का मासा ज्ञात करना है, यानी कि 220, 176 तथा 132 का मासा ज्ञात कर लेंगे। और जो मासा आएगा वही प्रत्येक समूह में अधिकतम छात्रों की संख्या होगा। तो इसको आप लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हमीदा के पास 527 सेब, 646 चीकू व 748 संतरे हैं। इन्हें बराबर बराबर फलों के ढेरों में रखना है। बड़े से बड़े ढेर में कितने फल होंगे? कुल कितने ढेर बनेंगे? तो यहाँ पर दिया है, हमीदा के पास सेब, चीकू और संतरे हैं। उन्हें बराबर बराबर फलों के ढेरों में रखना है। अब बड़े से बड़े ढेर, तो यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है? मसा ही ज्ञात करना है। बड़े से बड़े ढेर बोला है या अधिक से अधिक बोले रहेगा या बड़े से बड़े, तब भी क्या करना है? मसा ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी मसा ज्ञात करेंगे और जो मसा आएगा वो वही एक ढेर में अधिकतम फल होंगे। और ढेरों की संख्या बनाना है, तो ढेरों की संख्या बनाना है तो क्या करना है? कुल फलों में से कुल कितने ढेर बने हैं, यानी कि एक ढेरों में फलों की संख्या से भाग दे देना है, तो ढेरों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हल नंबर 8, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या ज्ञात करना है? फलों का जो दिया है, फल जो दिया है हमीदा के पास, सभी फलों का मासा ज्ञात करना है, यानी कि 527, 646 तथा 748 का मासा ज्ञात करने पर तो मासा ज्ञात करते हैं तो भाग विधि से। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे छोटे से सबसे बड़ा को भाग देते हैं, यानी या उससे बड़ा को। तो यहाँ पर हम लोग 527 से
भाग दे देंगे किसको, 646 को। तो 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 1000 से पार हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में 527 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 119। उसी तरीके से अब क्या करते हैं, जो पहले भाग दिए थे उसको यहाँ लेते हैं। तो पहले किससे दिए थे, 527 से, तो यहाँ आ जाएगा 527। अब इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। तो इसमें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 476 आएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 51। अब फिर किसको ले लेते हैं, ये आ जाएगा 119। अब कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 102। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, सॉरी कितना आएगा 17। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 51, इसको ले लेते हैं। 17 3 जा 51, तो 0 आ गया। तो अब लास्ट टाइम किससे डिवाइड गया है, 17 से। अब 17 से किसको डिवाइड कर देंगे, जो बचा हुआ है ये 748 को। अब डिवाइड कर देंगे 17 और 748। तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 17 को डिवाइड, 17 से डिवाइड कर रहे हैं 748 को। तो डिवाइड कर देते हैं कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 17 4 जा 68, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 68 आ जाएगा। ये 6 आएगा यहाँ से और ये 8 आ गया। फिर 17 से, 17 4 जा 68, तो ये 0 आ गया। तो लास्ट टाइम में कौन पूरा पूरा भाग दिया, 17। तो मासा क्या होगा, 17 होगा। और यही क्या हो जाएगा, एक ढेर में फलों की संख्या होगा। हम लोग को क्या ज्ञात करना था, एक ढेर में फलों की संख्या और कुल कितने ढेर बनेंगे ये ज्ञात करना था। तो इसलिए एक ढेर में फलों की संख्या, एक ढेर में फलों की संख्या इज इक्वल टू 17। ये हो जाएगा, एक ढेर में फलों की संख्या 17। तो आगे और ढेरों की संख्या, ढेरों की संख्या, ढेरों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फलों की कुल संख्या, फलों की कुल संख्या, फलों की कुल संख्या बटे एक ढेर में फलों की संख्या, फलों की संख्या। तो कुल फल यानी कि सबको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या क्या था, 527 प्लस 646 प्लस 748 था, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ से सबको प्लस करके डिवाइड कर देंगे। तो क्या था हम लोग का, 527 प्लस 646 प्लस 748 अपॉन 17, ये था। सबको प्लस करके डिवाइड कर देना है।
तो सबको प्लस कर देंगे। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1921 इतना आएगा अपॉन 17। तो डिवाइड कर देंगे तो 17 वन जा 17 माइनस करेंगे 2 और इसके साथ 22 फिर 17 वन जा 17 तो कितना बच जाएगा 5 और ये 151 तो 17 3 जा 51। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ढेर कितने बनेंगे तो अतः 113 ढेर बनेंगे। इस तरीके से बनाना है तो ये हो जाएगा आंसर। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। एक आयताकार कमरे की बाहरी लंबाई, तो आयताकार कमरा है जिसके बाहरी लंबाई कितना है 122 मीटर एवं चौड़ाई 92 मीटर है। यदि दीवार की मोटाई 1 मीटर तो उसे बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात करो जो आंतरिक भाग की लंबाई व चौड़ाई को पूर्णतः नाप सके। तो यहाँ क्या बोला है, एक आयताकार कमरे की बाहरी लंबाई 102 मीटर व चौड़ाई 92 मीटर है। यदि दीवार की मोटाई 1 मीटर हो तो उस बड़े से बड़े स्केल की लंबाई ज्ञात करो जो आंतरिक भाग की लंबाई व चौड़ाई को पूर्णतः नाप सके। तो यहाँ पर संकेत दिया है आंतरिक लंबाई के लिए क्या करना है 122 माइनस 2 इज इक्वल टू 120 और आंतरिक चौड़ाई इज इक्वल टू 92 माइनस 2 इज इक्वल टू 90। उसके बाद क्या कर देना है 120 और 90 का मासा ज्ञात करना है। तो इसका आप लोग मासा ज्ञात कर लेंगे और जो मासा आएगा वही क्या हो जाएगा, जो स्केल की लंबाई होगा। हम लोग को क्या ज्ञात करना था, स्केल बड़े से बड़े स्केल, तो वही बड़े से बड़े स्केल की अधिकतम लंबाई होगा, यानी कि इन दोनों का मासा। तो यह क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं गुड़ज। तो आगे है हम लोग का गुड़ज। पिछली कक्षा में आपने पहाड़ा तो पढ़ा ही होगा। पहाड़ा का उपयोग गुणा करने व भाग देने में आपने किया है। आप जानते हैं कि जैसे 7 × 3 = 21 होता है, अर्थात 7 व 3 दोनों का एक गुणज क्या है 21 है। तो एक गुणज कौन सा है 21 है। दोनों के पहाड़े में जो संख्या आती है वे सभी 2 के गुणज हैं। इस प्रकार यानी कि 2 के पहाड़े में जो संख्या आती है वे सभी 2 के गुणज हैं। तो इसी प्रकार 13, 26, 39, 52, 65, 78 इत्यादि किसके गुणज हैं 13 के गुणज होंगे। यानी कि कोई सा भी संख्या यदि दिए रहेगा और वह संख्या किसी के भी पहाड़े में आए तो जो पहाड़ा होगा वह उसका क्या होगा गुणज होगा। यानी कि गुणज वह संख्या होता है जो किसी भी संख्या को पूरा पूरा भाग दे दे। जैसे यहाँ 21 है तो दोनों किसका था 20, ये 7 और 3 ऐसी संख्या है जो किसको पूरा पूरा भाग दे रहा है 21 को। तो क्या हो गया 7 और 3 किसका गुणज हो गया 21 का। तो ये समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे उसी तरीके से यहाँ दिया है जैसे 4 के गुणज, तो 4 के गुणज, तो 4 के गुणज लिखना है तो ऐसी संख्या जो 4 से पूरा पूरा भाग चल जाए 4 का गुणज होगा। तो 4 से कौन कौन सी संख्या पूरा भाग जाएगा 4, 8, 12, 16, 20 ये सब क्या हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे ये सभी संख्या 4 के गुणज हैं। तो आगे है लघुत्तम समापवर्तक लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो आइए देखते हैं क्या होता है।
तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है ये देखते हैं। तो यहाँ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा ये लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि सबसे छोटा जो भी उभयनिष्ठ होगा, यानी कि ऐसी छोटी संख्या जो किसी भी दो संख्या के यदि गुणज है को लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसे संक्षेप में LCM भी कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है, सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज को लघुत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब गुणज तो समझ ही गए होंगे, तो ये लघुत्तम समापवर्तक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसे संक्षेप में LCM या लसा भी कहते हैं। क्या आप 10, 12, 15 के सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणन लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ सारणी दिया है संख्या 3, 5, 6। तो 3 के अपवर्तक यानी कि ऐसी संख्या जो 3 से पूरे भाग चल जाए। तो यहाँ देखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ये सब क्या है 3 के टेबल में है। उसी तरीके से 5 के टेबल में ये सब, और 6 के टेबल में ये सब। और तीनों में कौन है 30, 30, 30 तीनों में मिल रहा है, तीनों के अपवर्तक में। तो लसा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, किसका 3, 5, 6 का। उसी तरीके से इसका निकाल सकते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि अपवर्त जो दी गई संख्या का सबसे छोटा समान अपवर्त हो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है, वह अपवर्त जो दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान अपवर्त हो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। अपवर्त अर्थात ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा भाग चल जाए। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का पूरा भाग चला जाता है। तो लसा क्या है, दो या दो से अधिक संख्या का लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का पूरा भाग चला जाए। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसा ज्ञात करने की विधियाँ, पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें उदाहरण नंबर 19 है 16 और 24 का लसा ज्ञात कीजिए। तो 16 और 24 का लसा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आइए देखते हैं। तो एक तरीके से ये पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड, जिसमें अलग अलग निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 16 का अलग और 24 का अलग। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकालते हैं, ये तो निकालना आ ही जाता है आप लोगों को। तो 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया 2 2 2 2। और उसी तरीके से 24 का 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 2 2 और 3। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से ज्ञात कर लेना है सबसे पहले। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जो पहले बताया गया था आप लोगों को विभाज्यता का नियम, वह अच्छे से याद रहना चाहिए और टेबल भी अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से हम लोग 16 और 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब देखते हैं अब अगला जो स्टेप होता है, सभी संख्याओं
में सबसे छोटा अभाज्य गुणन लें। यह गुणनखंड किसी भी संख्या में अधिक से अधिक जितनी बार आया हो उसे उतनी बार लिखिए। तो यहाँ क्या करना है, सभी संख्याओं में सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लें। तो सबसे जो छोटा संख्या होगा उसको लेंगे। यह गुणनखंड किसी भी संख्या, यानी कि जो भी संख्या दिए रहेगा 2, 3, 4, सभी संख्या में अधिक से अधिक जितनी बार आया हो उसे उतनी बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 16 में 2 2 4 टाइम्स है, उसी तरीके से 24 में 2 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो 2 किसी भी संख्या, तो कोई भी संख्या, यानी कि दो संख्या है यहाँ हम लोग के पास 16 और 24। तो इन दोनों में से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कि सबसे छोटा को जितने बार भी आया है सबको लेंगे। तो 16 में 2 कितने बार आया, 4 बार, तो 4 टाइम्स लेंगे। तो उसी को बताया गया है इसमें। फिर आगे है, उससे बड़े अभाज्य गुणनखंड को चुनिए और उसे भी अधिक से अधिक जितनी बार आया, जितनी बार किसी संख्या में वह आया हो उसे उतने बार लेंगे। अब 2 के बाद क्या लेंगे, 3। तो 16 में तो 3 है नहीं। अब 24 में देखते हैं 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो इस 3 को भी लेना है। फिर आगे इस प्रकार सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखकर गुणा करके लसा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 16 का गुणनखंड को ये लिख दिए हैं इन सब को, उसी तरीके से 24 का गुणनखंड को यहाँ लिख दिए हैं। सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है इनमें, 2 है। तो 2 अधिकतम कितने बार, 1 2 3 4, 4 बार आया है। 4 बार 16 में आया है, यानी कि 16 में। और उससे बड़ा अभाज्य गुणनखंड 3 एक बार 24 में आया है। तो 24 में एक बार 3 आया है। तो क्या कर देंगे, 16 और 24 का लसा इक्वल टू सबसे अधिक बार आया है सबसे छोटी संख्या उसको लेंगे। तो सबसे अधिक बार 2 आया है, कितने बार, 4 बार, तो यहाँ लिख दिए। फिर उससे बड़ी संख्या 3 था, अब वह अधिकतम कितने बार आया है, 3 1 टाइम्स, तो ये 1 लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 48। तो यही क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक किसका, 64 और 16 और 24 का। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आगे देखते हैं, आगे है भाग विधि, उदाहरण 20। भाग विधि द्वारा लसा ज्ञात करना है। 12, 16, 24 का लसा ज्ञात कीजिए। तो लसा ज्ञात करना भाग विधि, भाग विधि में क्या करते हैं, सबको एक साथ लेते हैं। तो 12, 16, 24 सबको ले लिए। अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 हो जाएगा। जब फिर 2 से, और इसमें क्या करते हैं, जो संख्या भाग नहीं जाएगा उसको वैसे ही उतारते जाना है। 2 से 3 नहीं जा रहा है तो उसको वैसे ही उतार दिए। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 है, फिर 2 3 जा 6, ये 3 हो गया। फिर 2 से 3 नहीं जाएगा तो उसको भी वैसे उतार देना है। फिर 2 1 जा 2, ये हो गया। फिर 2 से 3 नहीं जाएगा तो उसको भी वैसे ले लिए। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब ये 1 का 1। तो इस तरीके से करना है, यानी कि इसमें ऐसे भाग देना है सबसे लास्ट में 1 1 आए, और जो संख्या नहीं जाता है उसको वैसे ही उतारते जाना है। तो ये हम लोग को मिला है गुणनखंड। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं समस्त जो गुणनफल है इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 12, 16 और 24 का लसा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 48। तो यही क्या हो जाएगा, लसा। तो इस तरीके से भाग विधि से निकालना है, आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 21। दो संख्या
के गुणनफल तथा लसा एवं मसा के मध्य क्या संबंध होता है, तो आइए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 21, मान लीजिए दो संख्याएं 12 और 16 है। तो आइए दोनों संख्याओं का गुणा करके देखें। जहां प्रथम संख्या 12 व द्वितीय संख्या 16 है, दोनों संख्याओं का गुणा इज इक्वल टू प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्या का जो गुणनफल आएगा वह क्या होगा, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का जो मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। तो गुणा कर देते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 16 तो कितना आ गया 192। अब दोनों संख्याओं का मसा व लसा भी ज्ञात करते हैं। अब इन्हीं दोनों का लसा और मसा ज्ञात कर रहे हैं, किसका, 12 और 16 का। तो इस तरीके से ये मसा ज्ञात किए तो कितना आ गया 4, और लसा ज्ञात किए इस तरीके से तो कितना आ गया 48। तो ये लसा और मसा ज्ञात करने तो आ जाएगा ना। तो अर्थात मसा गुणित लसा, तो मसा कितना था 4 और लसा कितना था 48, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 92 मिला। दोनों स्थितियों में गुणनफल समान आ रहा है, तो ऐसा डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तब भी कितना आया था 192। और उन्हीं दोनों संख्या को लसा मसा और लसा निकाल के जो लसा और मसा आया था उसको भी मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 192। अर्थात दोनों गुणनफल समान प्राप्त होता है। अतः कह सकते हैं कि प्रथम संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू मसा मल्टीप्लाई लसा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। यानी कि पहली संख्या कोई भी यदि दो संख्या दिए रहेगा, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, उनके मसा और लसा के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अर्थात दो संख्या का गुणनफल इक्वल उनका मसा मल्टीप्लाई उनका लसा। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आज का क्लास यही तक। तो आप लोगों का आज का होमवर्क क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा लसा ज्ञात करना। लसा ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आप लोग 14 व 28 का लसा ज्ञात करेंगे किससे, गुणनखंड विधि से। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।